नमस्कार। हाल के वर्षों में देश में जो सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू हुआ था वह समाप्त हो गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई है। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच आज इस यात्रा का समापन कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने के साथ ही इस यात्रा का समापन हुआ। अब इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे कि इस यात्रा में कौन विपक्षी पार्टी शामिल हुई या यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से जिन नेताओं को बुलाया गया था वो क्यों नहीं शामिल हुए, कौन आया कौन नहीं आया, इस पर बाद में चर्चा होगी। इसका विश्लेषण आकलन बाद में किया जाएगा। आज इस बात पर चर्चा का समय है कि ये यात्रा जिस तरह से चली, पिछले 5 महीने में इस यात्रा से जो माहौल बना, इसका जो उद्देश्य घोषित किया गया था वो सब क्या थे, उनको पूरा करने में, अपने उस मकसद को पूरा करने में यात्रा कितनी कामयाब हुई, इससे क्या हासिल हुआ, राहुल गांधी को निजी तौर पर, कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर और देश समाज को क्या हासिल हुआ, आज ये चर्चा का विषय है। और जैसा कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये यात्रा पूरी हुई है, यह इसका समापन नहीं है, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है बल्कि एक शुरुआत हुई है। कई मायने में यह बेहद अहम बात है, क्योंकि कोई भी राजनीति में कोई भी अभियान किसी चीज़ का अंत नहीं होता है और यह तो राहुल गांधी की एक लंबी यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। राहुल गांधी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी यह यात्रा एक प्रस्थान बिंदु साबित हो सकता है। इसलिए इस यात्रा का खास महत्व है। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ सहयोगी पार्टियों के नेता भी थे। ज़्यादातर सहयोगी पार्टियां नहीं शामिल हुई, लेकिन उससे इस पर कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही ये बात कह दी थी कि यह यात्रा जो है, या यह यात्रा का जो समापन कार्यक्रम है, वह विपक्ष को एकजुट करने का अभियान नहीं है। तो इसलिए उस नज़रिए से यात्रा को देखने की जरूरत नहीं है। समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बातें कही, उससे इस तबसरे की चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ने खास तौर से इस बात पर जोर दिया कि यह यात्रा तोड़ने की राजनीति के विरुद्ध जोड़ने की राजनीति के मकसद से की गई है। दोनों ने कहा कि जो तोड़ने की राजनीति होती है उससे देश में किसी का भला नहीं होता है। यह इस यात्रा की मुख्य थीम थी। इसी मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी बोलते रहे और अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने इस बात को केंद्र में रखा। बार बार उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठे हैं। ये एक अमूर्त सी बात है, जैसा मैंने पहले भी अपने कई कार्यक्रम में कहा है। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी बात है और इसका क्या राजनीतिक हासिल होगा वो बाद की बात है। लेकिन अभी इस बात का बड़ा महत्व है, खासतौर से अभी जो देश में एक माहौल बना हुआ है, जो सामाजिक स्तर पर कई तरह के विभाजन स्पष्ट दिख रहे हैं, धार्मिक स्तर पर विभाजन स्पष्ट दिख रहा है, भाषा और भौगोलिक आधार पर विभाजन स्पष्ट दिख रहा है। उस तमाम तरह के विभाजन के बीच अगर कुछ जोड़ने की बात हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए है। उस लिहाज से यह एक बड़ी सार्थक और सकारात्मक पहल थी। अब इस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन आज आप देखें कि किस तरह से धर्म के आधार पर पहचान करके और नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं, धर्म के आधार पर किस तरह से बहिष्कार की बातें होती हैं, सामाजिक आधार पर इस देश के सबसे मान्य और स्वीकार्य रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ की आलोचना करके, उसके पन्ने फाड़ करके, उसको जला करके एक किस तरह का विभाजन पैदा किया जा रहा है, किस तरह का नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है, भाषा के आधार पर कैसा विभाजन हो रहा है, भौगोलिक आधार पर कैसा विभाजन हो रहा है, उन सब के विरुद्ध, उस विभाजन के तमाम तरह के बंटवारे और विभाजन की बातों के विरुद्ध एक जोड़ने की बात कहने वाली यह यात्रा थी। और इस लिहाज से यह एक बड़ा अभियान था और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इसका कुछ फायदा मिलेगा देश को और समाज को। जो दूसरी खास बात है, जो राहुल गांधी ने भी अपने समापन भाषण में भी जो बात कही और उसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि इस यात्रा से उनको बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। इस तरह की यात्रा हमेशा सिखाती है और इसकी मिसाल सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, महात्मा गांधी भी इसकी मिसाल थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत, तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दी थी कि वो पहले भारत घूमें और भारत को समझें। तब तीसरे दर्जे में, ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करके और महात्मा गांधी ने इस देश को देखा और समझा था। राहुल गांधी पैदल चले हैं 3570 किलोमीटर।
तो निश्चित रूप से उन्होंने देखा है, सीखा है, उन्होंने काफ़ी कुछ समझा है देश को, देश के लोगों को, देश के अलग अलग प्रांत, भाषाओं को, अलग अलग संस्कृतियों को, जो उन्होंने आज भी अपने भाषण में ये बात कही। कई बार उन्होंने ये बात आज भी कही है कि कई बार उनको लगा कि वो थक गए हैं और अब वो नहीं चल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी चीज़ ने उनको प्रेरणा दी। कभी छोटी बच्चियों ने, कभी किसी विकलांग व्यक्ति ने, कभी किसी कमजोर लाचार व्यक्ति ने उनको प्रेरित किया कि वो चलते रहे। तो ये लगातार चलते रहने का जो सिद्धांत है, भारत के, हिंदुस्तान के धर्म शास्त्रों में भी चरैवती का जो सिद्धांत है, ये यात्रा उसको भी इंगित करती है। इस यात्रा का एक घोषित मकसद था कि आर्थिक असमानता पर लोगों का ध्यान दिलाना है। देश में बढ़ती महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, जो आर्थिक मुद्दे हैं लोगों को परेशान करने वाले, उनकी तरफ ध्यान दिलाना है। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मीडिया में उनकी बात नहीं बताई जाती है, और जब संसद में इन सब मुद्दों पर बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इसलिए वो निकले, पैदल निकले और लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को समझा और उनके सामने इन मुद्दों को हाईलाइट किया। तो ये बात भी कुछ हद तक सही है। उनकी यात्रा के बीच में आर्थिक असमानता की ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई और जिसने बताया कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। देश के सिर्फ 21-22 ऐसे अरबपति हैं जिनके पास 70 करोड़ से ज्यादा आबादी के बराबर संपत्ति है। 50% लोगों के पास, देश की आधी आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। आर्थिक असमानता का ये आंकड़ा राहुल गांधी की इस यात्रा के बीच आया था। और ये 7 सितंबर को जब यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि आर्थिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है, और उन्होंने इस मुद्दे को बार बार अपनी यात्रा में हर जगह इस बात को उठाया उन्होंने। और हर राज्य में 14 राज्यों से यात्रा गुजरी और लगभग हर जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर जगह आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की बात की उन्होंने। ये इस लिहाज से भी एक यात्रा की सार्थकता है या इस यात्रा की एक सकारात्मक बात है। दूसरा जो घोषित मकसद था वो था कि एजेंसियों और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लोगों का ध्यान खींचना है, लोगों को बताना है कि किस तरह से विपक्ष को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का या सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बारे में भी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कही और यात्रा में जहां भी जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते थे उन्होंने किया। राहुल गांधी की निजी छवि के लिहाज से ये कह सकते हैं ये घोषित एजेंडा नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की निजी छवि और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कुछ जनसमर्थन हासिल करने के लिए भी इस यात्रा का आयोजन किया गया था। उसमें भी निश्चित रूप से राहुल गांधी को कुछ फायदा हुआ होगा और कांग्रेस को भी फायदा हुआ होगा, लेकिन इसका पता आगे होने वाले चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। हालांकि इस बीच एक सर्वे आया, जिस सर्वे में वो मूड ऑफ द नेशन था, वो सर्वे, उसमें बताया गया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले से काफ़ी कम हो गई है। सोचे 3,500 किलोमीटर चलने के बाद राहुल की लोकप्रियता कम हो गई है और घर में बैठे बैठे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ गई है। इस सर्वे में बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए जो दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर है वो ममता बनर्जी हैं, तीसरे नेता अरविंद केजरीवाल हैं और चौथे राहुल गांधी हैं। तो उस पर क्या चर्चा की जाए, लेकिन वो एक नैरेटिव है जो बनाया जा रहा है और एक नैरेटिव राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से बना है। दोनों में कौन सही है इसका पता चलेगा आगे होने वाले चुनाव के नतीजों से। एक और खास बात इस यात्रा में ये रही कि जो राहुल गांधी ने बार बार कही और अपनी यात्रा के समापन से एक दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव विजन प्रस्तुत किया है, एक वैकल्पिक दृष्टि रखी है। हालांकि वो वैकल्पिक दृष्टि क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी तक उन्होंने सरकार की खामियां बताई, इसमें वो कामयाब रहे कि ये फॉल्ट है, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, ये सोशल इश्यूज का फॉल्ट लाइन ये है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज में फॉल्ट लाइन ये है, इकोनॉमिक इश्यूज में ये फॉल्ट लाइन है। ये सब चीज़ें उन्होंने बता दी कि आर्थिक नीतियों में कहाँ खामियां हैं, सामाजिक नीतियों में क्या खामी है, खामी बताई। उसके बरक्स उसके मुकाबले कांग्रेस की क्या नीति होगी, अगर कांग्रेस कभी सरकार में आती है तो क्या नीति लागू करेगी, ये उन्होंने बताया नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव विजन पेश किया है। हो सकता है कि आगे इसमें और स्पष्टता आए, पता चले कि वो ऑल्टरनेटिव विजन क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने एक जो अभी मौजूदा सरकार की दृष्टि है, जो नीतियां हैं, उसकी खामियां बताई हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वो इसका विजन भी बताएं। इस यात्रा से यह यात्रा 14 राज्यों से गुजरी है और 14 राज्यों में 372 लोकसभा सीटों को टारगेट किया गया है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी का पहले से मजबूत असर रहा है, जहां कांग्रेस का मजबूत संगठन है, जहां उसके पास कार्यकर्ता है, जहां उसके पास नेता है। वह या तो सरकार में है या थोड़े समय पहले तक सरकार में थी या मुख्य विपक्षी पार्टी है। उन्हीं राज्यों से यात्रा गुजरी है। तो इस लिहाज से इसका एक राजनीतिक मतलब था और वो मतलब उसका क्या, उससे जो हासिल करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, वो कितना हासिल हुआ
ये भी अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उसी बात को ध्यान में रख करके यात्रा ऐसे राज्यों से गुजरी जहां कांग्रेस मजबूत है। 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा के बारे में अब कुछ तथ्यों को जान लें। जब ये यात्रा समाप्त हुई है, इसके उद्देश्यों पर चर्चा करने और इसके हासिल पर चर्चा करने के साथ बाद अब ये इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लें जो हार्ड फैक्ट है कि 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी और बीच में यात्रा 24 तारीख को यहाँ दिल्ली पहुँचने के बाद 2 जनवरी तक यात्रा स्थगित रही थी और उसके बाद फिर से शुरू हुई। यात्रा 3570 किलोमीटर चली है और इस दौरान 14 राज्यों से गुजरी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद केरल होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र के बाद यात्रा हिंदी पट्टी में प्रवेश की और मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली आई और उसके बाद यहाँ से निकल करके यात्रा फिर उत्तर प्रदेश गई। उत्तर प्रदेश से फिर थोड़े समय यात्रा हरियाणा में चली, फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश होकर के जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू कश्मीर में यात्रा जब जम्मू से निकल करके कश्मीर घाटी में प्रवेश कर रही थी पिछले शुक्रवार को, तो राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई। अचानक बड़ी भारी संख्या में लोग इस यात्रा में प्रवेश कर गए थे, जिसकी वजह से एक दिन शुक्रवार को सिर्फ 1 किलोमीटर चल करके यात्रा रोकनी पड़ी। उसके बाद फिर यात्रा शुरू हुई तो 29 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंची और वहां राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा फहराया। पहले राहुल गांधी को लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराना था। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना आरएसएस का एजेंडा है, लेकिन बाद में सद्बुद्धि आई और लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा फहराया। उसके अगले दिन यानी आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शेर कश्मीर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का समापन किया गया, जहां कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए और सहयोगी पार्टियां उस अनुपात में नहीं शामिल हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो पार्टियां यात्रा में रास्ते में शामिल हुई थी उनके भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए। इसका एक कारण खराब मौसम भी है और दूसरा कारण कि बाकी पार्टियों की जो विपक्षी पार्टियां उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे, उनको बुलाया गया था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल एस, जनता दल यू। ये ऐसी पार्टियां हैं जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, लेकिन इनके नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है और ये पार्टियां यात्रा में शामिल नहीं हुई। कुछ ऐसी पार्टियां भी शामिल नहीं हुई जो रास्ते में यात्रा में जुड़ी थी, नहीं पहुंच पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो दोनों पार्टी है, बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता पहुंचे, सीपीआई के नेता पहुंचे, कांग्रेस के अपने नेता थे और उन तमाम उसके बीच में इस भारी बर्फबारी के बीच में यात्रा का समापन हुआ। अभी राहुल गांधी ने उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि पूरब से पश्चिम की यात्रा के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसका कोई कार्यक्रम अभी तय नहीं है। तो अगर इस समापन को, इस यात्रा के पूरे होने को एक नई शुरुआत माने, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, तो आगे अगले लोकसभा चुनाव तक या उसके आगे की भी कांग्रेस की यात्रा चलती रहेगी, राहुल गांधी की यात्राएं चलती रहेंगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।